एक मिडिल क्लास लड़का जो इंटरनेट कैफेज में घंटों तक गेम्स खेलता था और खुद की गेमिंग कंपनी बनाना चाहता था। पर लोगों ने उसके आइडिया पर हंस दिया। पर उसने हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत की और गरीना फ्री फायर बनाकर अपना ड्रीम कंप्लीट कर लिया। और आज वो 92 बिलियन डॉलर्स के एम्पायर का मालिक है। फॉरेस्ट ली। कहानी की शुरुआत होती है चाइना के शहर तैचिन में। साल 1977 या 78 के आसपास एक लड़का पैदा हुआ, शोडोंग ली, जिसे आज दुनिया फॉरेस्ट ली के नाम से जानती है। उसका बचपन एक मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा। उसे बचपन ही से टेक्नोलॉजी और मशीन्स में काफी इंटरेस्ट था, और जैसे जैसे चाइना में डिजिटल गैजेट पॉपुलर होने लगा, उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ने लगी। इंटरनेट कैफेज जो उस टाइम नए नए पॉपुलर हो रहे थे, उनमें जाकर फॉरेस्ट घंटों तक गेम्स खेलता, उन्हें समझने की कोशिश करता कि आखिर काम कैसे करते हैं, और ये सोचता क्या मैं भी ऐसा कुछ बना सकता हूँ। इसी क्यूरियोसिटी ने उसके अंदर सीखने की भूख जगाई। छोटी सी एज से ही उसका मानना था अगर दुनिया को बदलना है तो पहले उसे समझना होगा। इसीलिए उसने स्कूल में दिल लगाकर पढ़ाई की और टॉप करके स्कॉलरशिप भी दी, और इस जीत ने उसके रास्ते खोल दिए। चाइना के टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी शंघाई जोंगटोंग ली में उसका एडमिशन हो गया। वहां जाकर उसने चीजों को और डीप में समझा, मशीन के हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक को डीपली स्टडी किया और अपने सारे सवालों के जवाब लगभग पा लिए हैं। फिर ग्रेजुएशन के बाद फॉरेस्ट ने प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम मोटरोला और कॉर्निंग जैसे ग्लोबल टेक जायंट्स के लिए काम किया। यहाँ ली को बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला और उसने दुनिया के काम करने के तरीके को समझा। इसके बाद फॉरेस्ट ने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया, अपनी सेटल्ड लाइफ को छोड़कर बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को और अच्छे से समझने के लिए बैंक से $1,20,000 का लोन लिया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने स्टडी को आगे कंटिन्यू करने का फैसला किया। जहां 2005 में स्टैनफोर्ड में एक ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान फॉरेस्ट ने स्टीव जॉब की एक स्पीच सुनी। Stay hungry, stay foolish. जिनका मतलब था चाहे तुम जितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, पर फिर भी अपने अंदर वो सीखने की भूख जिंदा रखना, वरना तुम्हारी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। इस लाइन ने फॉरेस्ट के दिल में छाप छोड़ दी और उसे अपने ड्रीम और पैशन को फॉलो करने पर मजबूर कर दिया। फिर MBA कंप्लीट करने के बाद उसे एक गोल्डन टिकट मिला। बड़ी बड़ी कंपनीज उसे हायर करने के लिए मुंह मांगी सैलरी, घर, गाड़ी और US में सेटल लाइफ देने को तैयार थी। लेकिन एक बार फिर उसने इन सब लग्जरी को छोड़कर अपने ड्रीम जो उसने सालों पहले देखा था उसे रियलिटी बनाने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर सिंगापुर शिफ्ट होने का फैसला किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ टेक इकोसिस्टम और स्टार्टअप फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था, टैक्स इंसेंटिव और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत था, और सबसे बड़ी बात सिंगापुर के पास बड़ी बड़ी एशियन मार्केट्स का डायरेक्ट एक्सेस था। तो वो शिफ्ट तो हो गया, लेकिन उसके पास ना कोई बड़ा ऑफिस था, ना इन्वेस्टर्स का नेटवर्क और ना ही कोई लग्जरी लाइफ, और अगर कुछ था तो एक मजबूत इरादा और $1,00,000 का लोन का प्रेशर। और उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि वो एक रूम रेंट कर सके। इसलिए दिन में फॉरेस्ट MTV नेटवर्क में काम करता और रात को अपने पहले बिजनेस का आइडिया डेवलप करता। और ऐसे 2007 में उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, CGG गेम्स। CGG गेम्स एक सिंगल प्लेयर गेम था जिसे उसने बनाया तो इस उम्मीद में था कि यह रेवोल्यूशन ले आएगा, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही। असल में उस वक्त गेमिंग का क्रेज तो बहुत ज्यादा था, लेकिन मल्टीप्लेयर गेम्स ने ऑफलाइन गेम्स की जगह लेनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से कई लोग अब मल्टीप्लेयर गेम्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। इसलिए CGG गेम्स को वो सपोर्ट नहीं मिला और ये पहला स्टार्टअप कामयाब नहीं हो पाया। पर इस फेलियर ने फॉरेस्ट को बहुत कुछ सिखाया और अगली बार उसने मार्केट को डीपली एनालाइज किया। लोग क्या चाहते हैं, किस तरह के गेम्स उनकी लाइफ स्टाइल से मैच करते हैं और उनका डिजिटल बिहेवियर क्या है, इन सब को उसने अच्छे से मॉनिटर किया और एक रिपोर्ट क्रिएट की। फिर फॉरेस्ट के क्लियर विजन और डेडिकेशन को देखकर कुछ इन्वेस्टर्स ने उस पर भरोसा किया और उसे $1 मिलियन का सीड फंड दिया। और ऐसे 2009 में एक छोटी सी दुकान से करीना की शुरुआत हुई।
गरीना का बेसिक आइडिया ये था, गेमर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो एक दूसरे से कनेक्ट करके गेम खेल सकें और ग्रो कर सकें। तो 2010 में करीना ने एक गेम चेंजिंग डील साइन की। यूएस बेस्ड रॉड गेम से करीना ने साउथ ईस्ट एशिया के लिए लीग ऑफ लेजेंड्स का लाइसेंस ले लिया। ये सिर्फ एक लाइसेंस नहीं था, ये उनका फर्स्ट ब्रेक थ्रू मोमेंट था। गरीना ने इस गेम को लोकलाइज करके लॉन्च किया और गेमर कम्युनिटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लिया, जिससे सिर्फ 2 साल के अंदर गरीना प्रॉफिटेबल बन गई। इस प्रोग्रेस ने टेंसेंट जैसे ग्लोबल जायंट की अटेंशन अट्रैक्ट की। टेंसेंट ने अर्ली स्टेज पर ही गरीना में इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद 2013 के आसपास फॉरेस्ट ने चीज नोटिस की, डिजिटल पेमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने में ट्रस्ट और एक्सेस दोनों का ही इशू होता है। तो ये देखकर फॉरेस्ट ने सोचा, अगर हमें गेमिंग वर्ल्ड में डोमिनेट करना है तो पेमेंट सिस्टम को सबसे पहले डिजिटल और एक्सेसिबल बनाना होगा। इसलिए 2014 में फॉरेस्ट ने एयरपे लॉन्च किया, एक ऐसा पेमेंट प्लेटफॉर्म जो स्पेशली स्मॉल वेंडर्स और गेमर्स के लिए डिजाइन किया गया था, जहां वो बेखौफ खतर एयरपे का यूज करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। लेकिन सक्सेस अचीव करना और लोगों का ट्रस्ट जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम उन्हें बहुत ही हार्ड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। यूजर्स कैश से डिजिटल शिफ्ट करना नहीं चाहते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर था, नेटवर्क प्रॉब्लम, स्मार्टफोन का लिमिटेड यूज और डिजिटल लिटरेसी सब मिलकर एयरपे के रास्ते में रुकावट बन गए थे और एयरपे का फेलियर ऑलमोस्ट तय था। लेकिन तब फॉरेस्ट ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। जब फॉरेस्ट अपनी फैमिली के पास चाइना गया हुआ था, तब एक शाम उसकी बेटी कैजुअली बोलती है, सिंगापुर और इसके आसपास के रीजन्स में अमेज़न जैसा कुछ नहीं है, शॉपिंग का कोई रिलायबल तरीका ही नहीं। ये आम लोगों के लिए एक सिंपल बात थी, लेकिन फॉरेस्ट को ये सुनकर एक बहुत ही रिस्की आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो उसे सब कुछ छीन सकता था, पैसे, रेपुटेशन और लग्जरी लाइफ, और वो सब कुछ जो उसने अपने सालों की मेहनत में कमाया था। उसने डिसाइड किया, मैं एक मोबाइल फर्स्ट ई कॉमर्स ऐप बनाऊंगा जो लोगों की शॉपिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो इसके लिए अगर मुझे अपनी पूरी नेटवर्क भी इस प्रोजेक्ट में लगानी पड़ी तो मैं लगा दूंगा, क्योंकि अगर ये हिट हो गया तो डेफिनेटली इसी एयरपे को भी नई लाइफ मिल जाएगी। और फॉरेस्ट ने ऐसे ही किया। 2015 में उसने लॉन्च किया शॉपी। जब शॉपी लॉन्च हुआ तो मार्केट रिएक्ट करने लगी, एक गेमिंग कंपनी ई कॉमर्स ऐप लॉन्च कर रही है, ये तो बिजनेस से ज्यादा एक्सपेरिमेंट लगता है। लोगों का ट्रस्ट इतना मुश्किल हो रहा था, एयरपे अभी तक स्केल पर नहीं किया था और अब एक नया मॉडल। बहुत लोगों को लगा ये तो बियॉन्ड लॉजिक है, लेकिन जब शॉपी ने साइलेंटली लोकलाइज मार्केट में छोटी छोटी कैंपेन शुरू की, फ्री शिपिंग, जीरो कमीशन और मोबाइल फर्स्ट डिजाइन, तब ऐप डाउनलोड्स क्वांटिटी ग्रो होने लगी। और तब फॉरेस्ट ने एयरपे को रिवाइव करने के लिए अपना स्मार्ट होप खेला। शॉपी के पेमेंट सिस्टम में एयरपे को इंटीग्रेट कर दिया, जिससे एयरपे पर भी ट्रैफिक आने लगा। एंड विद इन 2 and 3 years ये दोनों ही बिजनेस बहुत ही ज्यादा ग्रो हो गए और ऐसे गरीना की बहुत ही पावरफुल इमेज बन गई। फिर इसके बाद 2017 में गरीना ने फ्री फायर लॉन्च किया, पर तब मार्केट में ऑलरेडी बड़े बड़े बैटल रॉयल गेम्स मौजूद थे, जिसकी वजह से फ्री फायर का सक्सेस रेट डाउन था। लेकिन फ्री फायर ने उन सबसे अलग अप्रोच ली, उन लोगों को टारगेट किया जिनके पास हाई एंड डिवाइसेस नहीं थे, जिसका फायदा ये हुआ कि सिर्फ कुछ ही टाइम में फ्री फायर फेमस हो गया। मिलियंस ऑफ प्लेयर्स दुनिया भर से इस गेम को प्ले करने लगे। फ्री फायर में लोकल टूर्नामेंट्स होने लगे, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हुई, ई स्पोर्ट्स ग्रो हुआ और एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। जो लोग गेमिंग को कल तक टाइम वेस्ट समझते थे, आज उनके घर इससे चलने लगे। ये गेम सिर्फ गेम नहीं बल्कि एक जज्बात बन गया। हजारों यूट्यूबर्स ने यहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया और गेम की फ्री में मार्केटिंग की, जिससे गरीना को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिला। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट और स्पॉन्सर्स इन्हें मिलने लगे। तो ओवरऑल फ्री फायर और बाकी कंपनीज के सक्सेस को देखकर फॉरेस्ट ने अपनी सारी कंपनीज के स्ट्रक्चर को दोबारा रीडिफाइन करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम गरीना से सी लिमिटेड कर दिया और अपनी बाकी कंपनीज जैसे कि ई कॉमर्स, शॉपी, फाइनेंस, सी मनी और गेमिंग गरीना को सी लिमिटेड के अंडर कर दिया, जिसका फायदा ये हुआ कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया और सी लिमिटेड को मल्टीपल सेक्टर से फंडिंग मिलने लगी। फॉरेस्ट कुछ ही टाइम में बिलियनर बन गया और ये वही टाइम था जब कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से बाजार
बार्स, स्कूल्स और ऑफिसेज बंद थे, लेकिन एक चीज चल रही थी, मोबाइल और इंटरनेट। लोग घर में बंद थे, लेकिन उनके हाथ में फोन था। किसी को शॉपिंग करनी होती तो वो शॉपी ऐप खोलता, किसी को पैसे भेजने होते तो वो एयर पे से करता, और जो बोर हो रहे होते वो फ्री फायर खेलते। इसी वक्त जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज लॉस में थी, तब सी लिमिटेड अंधाधुंध पैसे छाप रही थी और इनके शेयर्स आसमान छू रहे थे, और ये हर सेक्टर में, हर रीजन में डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन ये गोल्डन एरा जल्दी खत्म होने वाला था। 2020 में जब लॉकडाउन खुलने लगा, तब सी लिमिटेड को अपने सबसे बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा। ग्लोबल मार्केट अनकर्टिलिटी, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, फेसेस कंपटीशन इन ई-कॉमर्स एंड गेमिंग सेक्टर्स, और सबसे बड़ा झटका, फ्री फायर बैन इन इंडिया। इस कॉम्बिनेशन की वजह से सी लिमिटेड के स्टॉक्स प्राइसेस में 80% तक गिरावट आई। जो अंपायर तेजी से बिल्ड हुआ था, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस फेस कर रहा था। लेकिन फॉरेस्ट ने इस गिरावट को एक्सेप्ट करने के बजाय कंपनी के ऑपरेशंस को डीपली रिस्ट्रक्ट किया, जिसकी वजह से लगभग 7,000 एम्प्लॉयज की जॉब चली गई, और शॉपी के मार्केट एक्सपेंशन कॉस्ट को ड्रामेटिकली रिड्यूस किया। गरीना ने फ्री फायर को इंडिया के अलावा दूसरी मार्केट्स में अग्रेसिवली रीलॉन्च किया। सी मनी का फोकस कैश बर्न से प्रॉफिटेबली पर शिफ्ट किया, जिसका रिजल्ट सिर्फ एक साल में कंपनी ने अपनी पहले एनुअल प्रॉफिट रिपोर्ट की, $162 मिलियन। ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए ये एक साइकोलॉजिकली और मार्केट बेस्ड विक्ट्री थी। आज सी मनी की नेटवर्थ लगभग $90 बिलियन के आसपास है, और फॉरेस्टली खुद $10 बिलियन की पर्सनल नेटवर्क के साथ सिंगापुर में वो टॉप 3 या 4th पर रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो ये थी फॉरेस्टली की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए हमने ट्रस्टेड सोर्सेज का यूज किया है, उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।